सभी को सुप्रभात। कल तक हमने पदमेय व्यंजक में परमेय व्यंजकों की परिभाषा, बहुपद, परमेय व्यंजकों को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना, परमेय व्यंजकों का योग, परमेय व्यंजकों का अंतर, परमेय व्यंजकों का गुणन, परमेय व्यंजकों का भागफल और परमेय व्यंजकों का योज्य प्रतिलोम इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज हम उन परमेय व्यंजकों का जितने चीज़ें पढ़े हुए हैं उसका अनुप्रयोग या प्रश्नों को हम उसके द्वारा कैसे हल करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बुक में जो प्रश्नावली 1.2 है जिसमें उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, परमेय व्यंजकों का योग से संबंधित, अंतर से संबंधित, गुणन से संबंधित और भागफल से संबंधित सभी के एक एक उदाहरण लेते हैं और फिर उन उदाहरणों को हल करने के पश्चात उन उदाहरणों की सहायता से आप घर में उन प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है परमेय व्यंजकों का योग। जब हम आपको पिछले कालखंडों में परमेय व्यंजकों का योग बताए थे तो उसमें 2 स्थितियां बताए थे। एक स्थिति बताए थे कि परमेय व्यंजक युग्मों का योगफल ज्ञात करना जब हर समान हो, और दूसरी स्थिति बताए थे जब हर असमान हो। तो सबसे पहले हम एक हर समान वाला प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न जैसे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। ये 2 परिमेय व्यंजक दिए गए हैं। अब इन परिमेय व्यंजकों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों परिमेय व्यंजकों में दोनों के जो हर हैं 1/2 और 1/2, दोनों के हर समान हैं। इसका हमको योग ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए, हल के लिए हम मान लेते हैं, माना कि P = x-1 और x-2 व Q = x-1 और x-2। चूंकि परिमेय व्यंजक है तो हम इसको Px बराबर और Qx बराबर करके लिख लेते हैं। अब हमको इसका योग ज्ञात करना है, तो अतः Px धन Qx, योग के लिए धन का चिन्ह लगाया जाता है, बराबर। अब Px का मान को रख दिए और इधर Qx का मान को रख दिए। दोनों में हम देखते हैं कि दोनों का हर समान है, तो दोनों का हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे और दोनों का लघुत्तम x-2 आता है। जब दोनों का लघुत्तम x-2 आता है तो प्रथम पदमेय व्यंजक के हर से हम इस लघुत्तम को भाग देंगे तो वो एक बार जाएगा। x-2 से इस x-2 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा। उस एक का गुणा इस अंश के साथ में करेंगे और किसी भी संख्या का या किसी भी परमेय व्यंजकों को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो उसके मानों में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए यहाँ पर हम x-1 धन का चिन्ह और x-1 ये लिख देते हैं। इसको लिखने के उपरांत फिर हम कोष्टक खोलते हैं तो ये हो जाता है x-1 धन x-1 पूरा का बटे x-2। समान व्यंजक और असमान चिन्ह वाले जो होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर धन 1 है और यहाँ ऋण 1 है, तो यह धन 1 और ऋण 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाने के उपरांत हमारे पास Px धन
QX बराबर x और x दोनों को जोड़ दिए तो 2x बटे x ऋण 2 यह प्राप्त हो जाएगा। चूंकि यह न्यूनतम पद है और यह इसको और नहीं काटा जा सकता, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब परिमेय व्यंजकों का हर समान होता है तो हम उसको किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है। अब इसके पश्चात हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें परिमेय व्यंजकों का योग से ही संबंधित उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि उसके हर अलग अलग हो। हमको उसको योग ज्ञात करना है और उसके हर अलग अलग हो। एक आध क्वेश्चन कुछ बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें से x स्क्वायर ऋण x ऋण 6 बटे x स्क्वायर ऋण 9 और दूसरा परिमेय व्यंजक है x स्क्वायर धन 2x ऋण 24 बटे x स्क्वायर ऋण x ऋण 12। अब यह भी हमारा दो परिमेय व्यंजक है, थोड़े से बड़े हैं पहले की तुलना में और दोनों के जो हर है वो अलग अलग है। इसका भी हल करने का तरीका, हल में सबसे पहले इन दोनों परिमेय व्यंजक को हम मान लेते हैं। माना कि px बराबर x स्क्वायर ऋण x ऋण 6 बटे x स्क्वायर ऋण 9 और दूसरा qx बराबर x स्क्वायर धन 2x ऋण 24 बटे x स्क्वायर ऋण x ऋण 12। अतः px धन qx बराबर px का मान रख देते हैं x स्क्वायर ऋण x ऋण 6 बटे x स्क्वायर ऋण 9 धन x स्क्वायर धन 2x ऋण 24 बटे x स्क्वायर ऋण x ऋण 12। यहाँ पर ये थोड़े से बड़े परिमेय व्यंजक हैं, तो इन बड़े परिमेय व्यंजकों को जो पहले कालखंड के दिन हम आपको बताए थे इसको न्यूनतम पदों में व्यक्त करना, तो इसको न्यूनतम पद में व्यक्त करने के लिए इसका गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। उसको जोड़ने का काम और उसके गुणनखंड करने का काम, दोनों काम को साथ ही साथ करते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और प्रश्न भी हल होते जाएंगे। ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जब हम कोई भी सवाल गणित में हल करें
सवाल हल होने के साथ साथ वो हमको दिखना भी अच्छा चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए, व्यवस्थित भी दिखना चाहिए। इसलिए कभी भी गणित के कोई भी सवाल हल करें, बराबर चिन्ह के नीचे हमेशा बराबर का चिन्ह लगाएं, आड़ा तिरछा बराबर का चिन्ह को नहीं लगाएं। एक बार हम बराबर का चिन्ह को इधर लगा दिए, फिर बाएं तरफ सरका दिए, फिर दाएं तरफ सरका दिए, तो उससे सवाल हल करने में काफ़ी तकलीफ होती है। दूसरा, जांचने वाले को भी परेशानी होती है और खुद को भी वह अच्छा दिखाई नहीं देता है। अब हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये एक्स स्क्वायर दो भागों में बांट दिए, 3x धन 2x ऋण 6 बटे एक्स स्क्वायर ऋण 3 पूरे का वर्ग। मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि पहले कालखंड के दिन आप लोगों को बताया जा चुका था। इस ऋण 6 का गुणा इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ किए, ये ऋण 6 एक्स स्क्वायर हो गया। उस ऋण 6 एक्स स्क्वायर को दो भागों में बांटे तो ऋण 3x और धन 2x ऋण 6 एक्स स्क्वायर, और ऋण 3x में से जब हम 2x को घटा देंगे तो हमारा ऋण x मिल जाएगा। या नीचे के पद को हल करने से हमको ऊपर का पद प्राप्त होना चाहिए। यदि इस तरीके से प्राप्त होता है तब हमारा किया हुआ जो भी कार्य है वह सही है। यदि प्राप्त नहीं होता है तो ये समझ लेना कि हम जो किए हैं वो गलत है और हमको उसको पुनः देखने की आवश्यकता है। दूसरे स्थिति में भी दूसरे पार्ट का भी हम उसी तरीके से करेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर धन 6x ऋण 4x ऋण 24 बटे एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 3x ऋण 12। वही प्रक्रिया आप यहाँ पर भी देख सकते हो। दोनों का गुणा किए, ऋण 24 एक्स स्क्वायर दो भागों में बांटे, 6 चौक 24 ऋण का चिन्ह आ गया और 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। यहाँ 6 धनात्मक है, यहाँ 4 ऋणात्मक है। तो जब धन बड़ा होगा और ऋण छोटा होगा तो स्वाभाविक है धन चिन्ह बचेंगे, यहाँ पर धन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप गुणा करेंगे, ऋण 12 एक्स स्क्वायर, ऋण 12 एक्स स्क्वायर को दो भागों में बांटे, ऋण 4 धन 3 ऋण 12 हो गया। ऋण 4 में से धन 3 घटाएंगे, ऋण 1 बचेगा। यहाँ पर ऋण 1 हमको दिख रहा है। नेक्स्ट इसके बाद चूंकि हमारा ब्लैक बोर्ड यहाँ पर छोटा है तो हम इसको दो पार्ट में बना लेते हैं। दो पार्ट बनाने के बाद में px धन qx बराबर, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकालने के पश्चात यह बच जाएगा x ऋण 3 और धन 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा x ऋण 3 और नीचे हो जाएगा x ऋण 3 और x धन 3। बोर्ड काफी छोटा है तो इसके लिए सेकेंड पार्ट को हम नीचे धन का चिन्ह लगा करके लिख दे रहे हैं। यहाँ से भी हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x धन 6 और ऋण 4 को कॉमन निकाल दिए तो x धन 6 और नीचे से x कॉमन निकाल लिए तो x ऋण 4 और फिर धन 3 कॉमन निकाल लिए तो x ऋण 4। दोनों भागों में लिखने के पश्चात जो दोनों में फिर से उभयनिष्ठ है उसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर से x ऋण 3 को बाहर निकाल लिए तो x धन 2 और नीचे से x ऋण 3 और x धन 3। दूसरा पार्ट x धन 6 बाहर निकाल लिए, x ऋण 4 फिर x ऋण 4 को बाहर निकाल लिए तो x धन 3 बच गया। दोनों स्थितियों में देखते हैं हम कि ऊपर भी x ऋण 4 है और नीचे भी x ऋण 4 है। दोनों x ऋण 4 अंश और हर के कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच गया ऊपर x धन 6 और नीचे x धन 3।
दोनों पार्ट को। अच्छा, ये जो बचा ये सेकेंड पार्ट का बचा हुआ है, और फर्स्ट पार्ट का x ऋण 3 दोनों फर्स्ट पार्ट में है, तो वह दोनों फर्स्ट पार्ट के दोनों कैंसिल हो गए। उसको हम फिर से लिख लिए यहाँ x धन 2 बटे x धन 3। मैं आपको बार बार बोला कि ब्लैक बोर्ड यहाँ का काफ़ी छोटा है, जिसके कारण सवाल को हल करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। आप लोगों को यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर के बाद जो फर्स्ट पार्ट है px वाला पार्ट, px वाले पार्ट में x ऋण 3 और x ऋण 3 दोनों कैंसिल हो गए, और बचे क्या x धन 2 और बटे x धन 3। ये x धन 2 और x धन 3। दूसरे वाले पार्ट का जब हम कॉमन निकाले तो x धन 6 और x ऋण 4 बटे x ऋण 4 और x धन 3, तो x ऋण 4 कट गए। दूसरे वाले पार्ट का बचा x धन 6 बटे x धन 3, जिसको मैंने पहले लिख दिया है x धन 6 बटे x धन 3। px को qx की जगह में या qx को px की जगह में लिखने से इनके मानों में या इसके आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। हम 2 धन 3 बोले या 3 धन 2 बोले, दोनों का योग 5 ही आएगा। आप लोगों ने जो ब्लैक बोर्ड के बाईं ओर का हिस्सा का अभी तक के लिख ही लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि उधर का शेष भाग को हल कर सकूं। अब वहां पर नीचे दाहिने और नीचे की ओर देखिए, हमको पहले वाले जैसी स्थिति प्राप्त हो गई। दोनों भागों में जो हर है वह x धन 3 और x धन 3 ही प्राप्त हुआ है। हम उसका लघुत्तम निकालेंगे तो वह x धन 3 ही होगा, ऊपर x धन 6 और दूसरी ओर आ गया x धन 2। समान राशियां आपस में जुड़ जाती हैं। x और x को हम जोड़ेंगे तो यह 2x हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये x धन 3, इसको हम चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल दिए तो ये हो गया x धन 4 और नीचे x धन 3, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसको और न्यूनतम पदों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, आप लोग के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अभी 2 उदाहरणों के द्वारा हम परिमेय व्यंजकों का योग देखें। अब हम एक उदाहरण के द्वारा परिमेय व्यंजकों का अंतर देखते हैं। अंतर का मतलब घटाना। चलिए मैं पहले इस तरफ का मिटा देता हूं, क्योंकि ये पहले का है और इसको आप लोगों ने अब तक लिख ही लिया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं परिमेय व्यंजकों का अंतर। परिमेय व्यंजकों का अंतर के लिए एक आध प्रश्न देखते हैं हम, जैसे 4x ऋण x स्क्वायर धन x। दो एक्स धन एक्स स्क्वायर ऋण 1,
अब यह एक परिमेय व्यंजक दिया हुआ है 4x ऋण x स्क्वायर धन 1 बटे 1 ऋण x ऋण 2x धन x स्क्वायर ऋण 1 बटे 2 धन x। यहां पर अभी तक के आपकी आदत थी कि x स्क्वायर हमेशा सामने होता था, यहां पर ऋण x स्क्वायर बीच में है। तो कोई भी व्यंजक कहीं पर भी लिखा रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो नियम है उस नियम के अनुसार हमको अपने कार्य करते जाने हैं, उसके जो सही आंसर है वो अपने आप आते जाएंगे, बशर्ते आप कहीं पर कोई गलती न किए हो। चलिए इसके हल में देखते हैं। प्रश्न को लिख लिए, चूंकि दोनों हर अलग अलग हैं, दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे तो वही प्राप्त होगा 1 ऋण x और 2 धन x। मैंने जब पिछले समय परिमेय व्यंजकों का अंतर बताया था तो उसमें लघुत्तम निकालने के पश्चात दूसरे परिमेय व्यंजक का हर का गुणा पहले परिमेय व्यंजकों के अंश के साथ किए थे। ठीक उसी नियमों का उपयोग करते हुए यहां हम 2 धन x का गुणा 4x ऋण x स्क्वायर धन 1 के साथ, बीच में ऋण का चिन्ह है, फिर ऋण का चिन्ह लगा दिए, और इस 1 ऋण x का गुणा 2x धन x स्क्वायर ऋण 1 के साथ पुनः कर दिए। लिखने के उपरांत जब हम प्रश्न को लिखें, गुणा करें, तो उसको अलग अलग कोष्टकों में लिखें ताकि गुणा करते समय चिन्हों की किसी भी किस्म से हमसे गलतियां न हो। गुणा करने के लिए इसके बाद हम एक एक का गुणा दूसरे ब्रैकेट के साथ में करते जाते हैं जिससे गलतियां नहीं होती है। सबसे पहले हम इस 2 का गुणा 4x स्क्वायर ऋण x धन 1 के साथ करेंगे, उसके पश्चात फिर इस x का गुणा 4x ऋण x स्क्वायर धन 1 के साथ करेंगे। जब हम 2 का गुणा दूसरे ब्रैकेट वाले के साथ में करते हैं तो 2 चौक 8x ऋण 2x स्क्वायर धन 2। अब यहां पर धन चिन्ह है तो धन x का गुणा होगा, तो धन 4x स्क्वायर ऋण x की घात 3 धन x। ये पहला पार्ट हो गया। इन दोनों का गुणा होकर के उसको एक ब्रैकेट में लिख दिए। यहां पर बीच में ऋण का चिन्ह है, इस ऋण का चिन्ह लगा करके फिर वही प्रक्रिया को दोहराए, 1 से गुणा किए तो 2x धन x स्क्वायर ऋण 1, और ऋण 1 से गुणा किए तो ऋण 2x स्क्वायर ऋण x की घात 3। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, दोनों का हम गुणा कर दिए तो ऋण x की घात 3। और ये ऋण x का गुणा जब ऋण 1 से होगा, दोनों के सामने में ऋण का चिन्ह है और ऋण का गुणा धन होता है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा धन x। इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखने के बाद ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर में जो 2 दिए हुए हैं, 1 ऋण x 2 धन x, इसका भी गुणा उसी तरीके से करेंगे। 1 से 2 धन x का गुणा किए तो 2 धन x ऋण 2x और ऋण x स्क्वायर। यह गुणा होने के बाद में दोनों ब्रैकेटों के जो समान पद हैं उसको जोड़ते हुए हम चलते हैं। दोनों ब्रैकेटों में समान पद में हम क्या देखते हैं, यहाँ 8x दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है। इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला दिया हुआ 8x और लास्ट के x दोनों को जोड़ दिए तो वो हो गया 9x। नेक्स्ट ऋण 2x स्क्वायर
और धन 4x²। इस 4x² में से ये 2x² घट गया, 2x² बचा, तो धन 2x²। ऋण x की घात 3 धन 2, ये 4 पद में आ गए। दूसरे पार्ट में देखते हैं, ये 2x और ये 1x, 3x, दोनों 3x, और चूंकि सामने में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो यह हो जाएगा हमारा ऋण 3x, x² ऋण 2x², ऋण x² बचा, ऋण और ऋण धन, तो धन x², ऋण x³ सामने में ऋण का चिन्ह है, धन x³, ऋण 1, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन 1 पूरा का बटे 2, x 2x, तो ये ऋण x और ऋण x²। अब उन दोनों को देखते हैं, ये 9x है, ये ऋण 3x है। 9x में से ये ऋण 3x चला गया तो क्या बच गया हमारे पास में 6x। ये 2x² और ये x² है, दोनों को जोड़ दिए तो 3x²। ऋण x³ और धन x³ दोनों समान और विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 1 3 बटे 2 ऋण x²। चाहें तो हम ऊपर से 3 को उभयनिष्ठ भी निकाल सकते हैं। 3 उभयनिष्ठ निकाल दिए तो यहां बच गया x² धन 2x धन 1 पूरा का बटे 2 ऋण x², और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तक क्या आप लोगों ने इसको अपने कॉपी में उतार ही लिया होगा? तो मैं ये ब्लैक बोर्ड को साफ कर देता हूं ताकि यह ब्लैक बोर्ड साफ होकर अगले क्वेश्चन लिखने के लिए फिर से तैयार हो जाए। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार का उदाहरण देखा, एक जोड़ का उदाहरण देखा और एक अंतर घटाने का उदाहरण देखा। एक आध उदाहरण हम इसके गुणा के ले लेते हैं। गुणा के उदाहरण में x का वर्ग ऋण 4 बटे x ऋण 1 गुणित 2x धन 2 बटे x ऋण 2। यह एक गुणा का उदाहरण है। प्रश्न है अब हमको इसको छोटे से गुणा कर छोटे से छोटे पदों के रूप में लिखना है। कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए यदि प्रश्न दिए गया है तो हम उसका पृथक पृथक नामकरण कर देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं कि माना कि पहला पार्ट px इक्वल टू x² माइनस 4 x माइनस 1 और दूसरा पार्ट qx इक्वल टू 2x प्लस 2 बटे x प्लस 2। और परिमेय व्यंजकों के गुणन के समय हमने बताया है आपको कि जब हम 2 परिमेय व्यंजकों का गुणन करते हैं
तो अंश और अंश का गुणा होता है, हर और हर का गुणा होता है। सर्वप्रथम जो हम माने हैं उसको पुनः लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 4 बटे एक्स ऋण 1 गुणित 2x धन 2 बटे x धन 2, या एक्स स्क्वायर ऋण 2 का वर्ग बटे एक्स ऋण 1। यहां से यदि हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल लें तो यह x धन 1 आ जाएगा ब्रैकेट में और नीचे x धन 2। सूत्रों की सहायता से हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, x धन 2 x ऋण 2 साथ में 2 और x धन 1। अंश और अंश का गुणा होता है, इसलिए पूरे अंशों को एक लाइन से अलग अलग कोष्ठकों में लिख लिए। नीचे x ऋण 1 और x धन 2 लिखने के पश्चात फिर हम ये देखते हैं कि अंश और हर में ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन चीज, वही चीज हमको क्या दिखाई देता है। यहां भी ऊपर में x धन 2 व्यंजक दिखाई दे रहा है, नीचे भी हमको x धन 2 व्यंजक दिखाई दे रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां नीचे हमको x ऋण 1 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर x ऋण 1 दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर हमको x ऋण 2 दिखाई दे रहा है, तो नीचे x ऋण 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अब यह और छोटे रूपों में नहीं होगा, तो जो शेष बचा है उस शेष बचे को लिख देते हैं, x ऋण 2 2 और x धन 1 बटे x ऋण 1। यह हमारा आंसर भी हो सकता है। यदि आप इसको और हल करना चाहें तो इसके बाद भी हम इसको और हल कर सकते हैं। हल करने के लिए 2 ऊपर के का कोष्ठकों को हल कर लिए, तो एक्स स्क्वायर धन x ऋण 2x ऋण 2 पूरा का बटे x ऋण 1, या 2x स्क्वायर 2x में से x चला गया तो ये ऋण x ऋण 2 बटे x ऋण 1, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से यह 2 परिमेय व्यंजकों का गुणन हमको प्राप्त हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बार और आपको इसमें रिपीट कर देते हैं जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ न हो। हमारे प्रश्न दिए गए हैं, x का वर्ग ऋण 4 बटे x ऋण 1 गुणित 2x धन 2 बटे x धन 2। उसका हम दोनों भागों का अलग अलग नाम दे देते हैं। पहला भाग को हम px नाम दे दिए, px की जगह x स्क्वायर ऋण 4 बटे x ऋण 1 और qx के जगह 2x धन 2 बटे x धन 2। दोनों का गुणन ज्ञात करना है तो px धन qx बराबर इस px का मान रखे x स्क्वायर ऋण 4 बटे x ऋण 1 और qx का मान रखे 2x धन 2 बटे x धन 2। इस 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसलिए x स्क्वायर ऋण 2 का वर्ग बटे x ऋण 1 वैसा ही है। यहां से हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल लिए तो x ऋण 1 बटे x धन 2। अब बीजगणित के सूत्र से a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b सूत्रों की सहायता से यह x धन 2 x ऋण 2 में परिवर्तित हो गया। ऊपर का 2 और उभयनिष्ठ जो निकाले थे x धन 1, चूंकि गुणन में अंशों का गुणन होता है इसलिए सभी को हम एक साथ लिख लिए। पूरा का बटे हर का गुणन x ऋण 1 और x धन 2। एक साथ लिखने के बाद ये देखें कि अंश और हर में समान क्या दिखते हैं, और जो समान दिखते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x धन 2 ऊपर भी है, नीचे भी x धन 2, दोनों आपस में कट गए। बाकी जितने बचे हैं वह सभी अलग अलग हैं,
कोई एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए सभी को हम उठा करके पुनः लिख दिए। 2x ऋण 2 x धन 1 बटे x ऋण 1। x ऋण 2 और x धन 1 का गुणा किए, x का गुणा x धन 1 से किए तो x स्क्वायर धन x, ऋण 2 का गुणा x धन 1 से किए तो ऋण 2x ऋण 2, नीचे में x ऋण 1, 2 का 2 x स्क्वायर, 2x ऋण 2x में से x चला गया तो ऋण x बचा और ऋण 2 बटे x ऋण 1, यही हमारा आंसर हुआ। यह तो हुआ हमारा परिमेय व्यंजकों का गुणन। मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने इसको लिख ही लिया होगा, तो अब इसको मिटा देते हैं और इसके बाद एक भाग का उदाहरण लेते हैं। भाग का एक आध उदाहरण लेते हैं। कौन सा उदाहरण लें? चलिए, आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? मैं अपने मन से बता दूं कि आप लोगों के हिसाब से चलो? चलिए, आप लोग सब होशियार हो, आप लोगों को कुछ की आवश्यकता नहीं है, तब भी भाग का उदाहरण तो मेरे को एक आध बताना ही पड़ेगा। वो मैं अपने मन से ही बता देता हूं, बुक के आधार पर दिख ही नहीं रहा यार। x क्यूब धन 1 r इक्वल टू x क्यूब धन 1 बटे x धन 1 और s इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x धन 1 बटे x धन 1। तो r बटे s का मान हमको ज्ञात करना है। r का मान x क्यूब धन 1 बटे x धन 1, s का मान x स्क्वायर ऋण x धन 1 बटे x धन 1। r बटे s या r को हम s से भाग दिए हैं, इसका मान हमको ज्ञात करना है। सीधा हम हल लिखते हैं, चूंकि यह r और s के रूप में अलग अलग दिया हुआ है तो हम r बटे s लिख लिए। r का मान लिखे x क्यूब धन 1 बटे x धन 1 पूरा का बटे x स्क्वायर ऋण x धन 1 बटे x धन 1। पिछली कक्षाओं में हमने बताया था कि जब हम भाग देते हैं तो चौथा पद जो होता है भाग का, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद अंश में आ जाता है और तीसरा पद हर में होता है। या भाग को गुणा में परिवर्तित करते समय दाहिनी ओर की जो राशियां रहती है वो पलट जाती है। उसी का उपयोग करते हुए हम इसको x क्यूब धन 1 बटे x धन 1 गुणित x धन 1 बटे x स्क्वायर ऋण x धन 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यह x धन 1 और x धन 1 दोनों में कॉमन है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब शेष बच गया x क्यूब धन 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं और यह x स्क्वायर ऋण x धन 1। बीजगणित में एक हमारा सूत्र होता है a का क्यूब धन b का क्यूब बराबर a धन b और a का वर्ग ऋण ab धन b का वर्ग। पिछली कक्षाओं में इन सूत्रों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस सूत्र की सहायता से x का क्यूब धन 1 का क्यूब, इसको हम परिवर्तित कर लेते हैं तो यह हो जाता है हमारा x धन 1 और इधर x स्क्वायर ऋण x धन 1 पूरा का बटे
एक्स क्यूब ऋण एक्स धन 1। यहां पर आप देख रहे हो कि ऊपर भी एक्स क्यूब ऋण एक्स धन 1 आया है और हर में भी एक्स क्यूब ऋण एक्स धन 1 प्रारंभ से ही है। वह दोनों आपस में पुनः कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा जो शेष बचेगा x धन 1 बटे 1, या हम इसको x धन 1 ही लिख सकते हैं। यही हमारे दिए हुए परिमेय व्यंजकों का न्यूनतम रूप है। इस तरीके से इस प्रश्नावली के सभी उदाहरणों को मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया और इन उदाहरणों की सहायता से आप लोग बाकी शेष प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से वो बाकी प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। कल हम आप लोगों को चक्रीय गुणनखंड के बारे में बताएंगे। आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा। चलिए, धन्यवाद।